हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो व्हाट डू यू थिंक, हमारा अर्थ हॉलो है या सॉलिड? आई नो यू ऑल आर बिग इनफ टू नो कि अर्थ इज नॉट हॉलो बट सॉलिड। एंड हम अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर में रहते हैं जिसको कि क्रस्ट बोलते हैं। सो क्या हम अर्थ की क्रस्ट से एक सुपर डीप होल करके अर्थ की सेंटर तक जा सकते हैं? एक्चुअली वी कैन नॉट गो वेरी डीप। The deepest humans have drilled is about 12 किलोमीटर in Russia और अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है 6,378 किलोमीटर। सो व्हाई इज इट कि हम अर्थ के अंदर तक नहीं जा सकते? इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला है एक्सट्रीम हीट एंड दूसरा है प्रेशर। अर्थ के जितना नीचे हम जाएंगे ये दोनों चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी एंड नॉट इवन अ मशीन कैन सर्वाइव इतना टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू इट। ओके, देन जब हम खुद नहीं गए हैं देन हाउ डू वी नो कि अर्थ में लेयर्स हैं? क्या बस सिर्फ गैस मारा है? नो, किसी ने गैस नहीं मारा है, बल्कि साइंटिस्ट ने यूज़ किया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस टू नो अबाउट द अर्थ। डायरेक्ट सोर्सेज वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिनको कलेक्ट कर सकते हैं। सो जो सबसे ईजी मटीरियल है अर्थ से कलेक्ट करना दैट कैन बी यूज टू स्टडी अबाउट अर्थ इज रॉक्स, क्योंकि वो हमें बहुत ईजिली अर्थ की सरफेस पर मिल जाता है। बट अगर थोड़ा और डीप माइंड करें तो हमें और भी अलग अलग तरह की रॉक्स मिलेंगी। इन रॉक्स की स्टडी करके भी अर्थ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम। एक था डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जिसमें साइंटिस्ट ने ओशन की फ्लोर पे ड्रिल किया एंड वहाँ की रॉक से हमें अर्थ के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर इसके बाद एक दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया एंड दैट वाज आल्सो हेल्पफुल। The deepest drill ever attempted is in Russia near Arctic Ocean. यहाँ पे 12 किलोमीटर डीप तक ड्रिल किया हुआ है। Another way we can get a clue is through volcanic eruptions. जब volcanic eruption होता है तब अर्थ के अंदर से molten material लावा बन के निकलता है। साइंटिस्ट इसको कलेक्ट करके स्टडी करते हैं and this tells a lot about what's happening inside Earth. बट देयर इज अ कैच। ड्रिलिंग या वॉल्केनिक इरप्शन से हमें सिर्फ अर्थ की अपर लेयर में क्या चल रहा है ये पता चलता है। अर्थ के अंदर की लेयर्स में क्या है क्या नहीं है ये हमें पता चलता है इनडायरेक्ट सोर्सेज से। एंड द मेन इनडायरेक्ट सोर्सेज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना समझो कि अर्थक्वेक जहाँ भी होता है वहाँ से वेव हर जगह जाती है, तो इन वेव्स की स्पीड, डायरेक्शन चेंज होती है। जब ये डेंसर या लाइटर लेयर से जाती हैं तो इनके पहुँचने की स्पीड और शैडो जोन, ये सबसे हमें पता चलता है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके अलावा जो और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो है मीटियोर। ये वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो स्पेस से अर्थ में आ जाती हैं। इवन दो फ्रिक्शन से इनका साइज बहुत कम हो जाता है बट स्टिल दे कैन बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ भी सॉर्ट ऑफ इन्हीं मटेरियल से बना हुआ है। सो मीटियोराइट्स हमें अर्थ के अंदर का कॉम्पोजिशन क्या है इसका इनडायरेक्ट क्लू देती हैं। इसके अलावा अर्थ की ग्रेविटी भी हेल्पफुल है, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह एक जैसी नहीं होती। पोल्स पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर कम। बट इसका अर्थ के इंटीरियर से क्या लेना देना? मतलब है क्योंकि अगर क्रस्ट के अंदर लाइट मटेरियल्स होंगे तो ग्रेविटी की रीडिंग कम आएगी, और अगर क्रस्ट में हैवी एंड डेंस मटेरियल होंगे तो ग्रेविटी की रीडिंग ज़्यादा आएगी। सो साइंटिस्ट किसी भी जगह की एक्सपेक्टेड ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन अर्थ का शेप एंड रोटेशन। बट जब वो मेजर करते हैं ग्रेविटी और उनको एक्चुअल ग्रेविटी एक्सपेक्टेड ग्रेविटी से डिफरेंट मिलती है तो इसको कहते हैं ग्रेविटी अनोमली। ग्रेविटी अनोमली से हमें पता चलता है कि कहाँ माउंटेन्स के नीचे रॉक्स लाइट हैं या हैवी, कहाँ डेंस रॉक्स या मिनरल डिपॉजिट्स छुपे हुए हैं और कहाँ फॉल्ट्स या कैविटीज़ हैं। एंड बिकॉज अर्थ इज़ अ मैग्नेट, ऑल्दो अ वीक मैग्नेट, बट अर्थ के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आती है अर्थ के कोर से, जो कि आयरन और निकल का बना हुआ है। और फिर जब साइंटिस्ट मेजर करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देन दे फाइंड कि ये भी हर जगह सेम नहीं है, डिफर्स। वाई? बिकॉज क्रस्ट में हमें अलग अलग तरह की रॉक्स मिलती हैं। अगर कोई एरिया में ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल वाली रॉक मिलती है तो उस एरिया में मैग्नेटिक रीडिंग स्ट्रांग आएगी। वहीं अगर कोई और एरिया में मैग्नेटिक मटेरियल की कमी है वहाँ पर रीडिंग वीक आएगी। सो क्योंकि इनडायरेक्ट सोर्सेज में अर्थक्वेक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो अब हम अर्थक्वेक के बारे में और अच्छे से समझेंगे।
So what is an earthquake? In simple words, it is the shaking of the earth. It is a natural event and it is caused due to release of energy which generates waves that travel in all the directions. But why does the earth shake? Because हमारा crust is not like this. ये एक solid piece नहीं है. But it's like this. As in crust कई सारे plates से बना हुआ है. एंड ये प्लेट्स मूव करते रहते हैं एंड इट मूव्स एट अराउंड अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर. काफ़ी अननोटिसेबल मूवमेंट बट स्टिल सिग्निफिकेंट क्योंकि इसकी वजह से ही अर्थक्वेक होता है. तो अगले चैप्टर में हम इन अलग अलग क्रैक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो इनकी एजेस पे प्लेट्स या तो पुश होती हैं, आपस की तरफ आती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, पुल अवे होती हैं, या फिर ये प्लेट स्लाइड करती हैं. ऐसे में इस मूवमेंट की वजह से कभी कभी रॉक्स स्टक हो जाती हैं और फ्रिक्शन की वजह से जब ये इजीली मूव नहीं कर पाती हैं, बट क्योंकि प्लेट तो मूव कर रही है इसकी वजह से रॉक्स आर फोर्स्ड टू बेंड, ट्विस्ट और स्ट्रेच. और जब यही स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है और यही सडन मूवमेंट की वजह से वेव्स हर तरफ जाती हैं एंड वी फील इट एज एन अर्थक्वेक. सो ये पॉइंट जहाँ एनर्जी रिलीज हुई है इसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं. एंड ये पॉइंट विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस इसको कहते हैं एपीसेंटर. यहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स पहुँचती हैं और ये वेव्स रिकॉर्ड होती हैं साइस्मोग्राफ पर. और क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये वेव्स हर जगह जाती हैं और हर जगह के साइस्मोग्राफ में ये रिकॉर्ड हो जाती हैं. Earthquake waves are divided into two types, body waves and surface waves. और body waves दो तरह की होती हैं, P waves and S waves. तो जब earthquake होता है तो focus से body waves generate होती हैं, P waves and S waves. और ये वेव्स अर्थ की हर डायरेक्शन में जाती हैं और फिर जब ये अर्थ की सरफेस पर पहुंचती हैं और अर्थ की सरफेस की रॉक्स से इंटरैक्ट करती हैं, तब यहाँ सरफेस वेव्स जनरेट होती हैं. ये वेव्स सरफेस के अलोंग मूव करती हैं. सो पी वेव्स सबसे फास्ट होती हैं, इनको प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं एंड ये सबसे पहले अर्थ की सरफेस पर पहुंचती हैं. जब ये रॉक्स के थ्रू जाती हैं तब रॉक्स वाइब्रेट करती हैं बैक एंड फोर्थ, यानी पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन. इसकी वजह से कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग होती है. ये साउंड वेव्स की जैसी होती हैं. तो ये वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल. ऑन दी अदर हैंड जो एस वेव्स होती हैं इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं. ये पी वेव्स से थोड़ी स्लो होती हैं, इसलिए इनको सरफेस पे आने में थोड़ा समय लगता है. जब ये वेव्स मूव करती हैं तब रॉक्स परपेंडिकुलर मूव करती है, यानी अप एंड डाउन, और ये वेव्स बस सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ही ट्रैवल कर पाती हैं. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी हेल्प से साइंटिस्ट अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पता कर पाते हैं. क्योंकि अर्थ के अंदर जहाँ भी लिक्विड मटीरियल है उस जगह से ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती हैं. एंड सबसे लास्ट में सरफेस वेव्स रिपोर्ट होती हैं साइस्मोग्राफ पर. दिस मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये P एंड S वेव्स दोनों से स्लो होती हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव. और जो भी डैमेज हमें सरफेस पे दिखता है ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस वेव्स. सो जब P एंड S वेव्स अर्थ के इंटरनल एरियाज में ट्रैवल करती हैं तब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं अर्थ में जहाँ पे ये वेव साइस्मोग्राफ में नहीं शो होती हैं. इन एरियाज को शैडो जोन कहते हैं. एपी सेंटर से 105 डिग्रीज एंगल तक जितनी भी जगह होंगी उन सब जगह पी एंड एस वेव्स दोनों जाएंगी. फिर 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी वेव्स मिसिंग होती है. इन जगह पर कोई भी पी वेव नहीं डिटेक्ट होती, इसलिए ये शैडो जोन है पी वेव्स का. देन आफ्टर 145 डिग्री पी वेव्स वापस से आती हैं, बट दे आर बेंट क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है. जब ये वेव्स लाइटर, डेंसर, मीडियम से होते हुए आती हैं तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती हैं. सो 145 डिग्री के बाद पी वेव्स वापस से डिटेक्ट होती हैं यहाँ पर लगे साइज्मोग्राफ में. बट सिंस एस वेव्स डोंट ट्रैवल थ्रू लिक्विड मीडियम, इसलिए 105 डिग्री के बाद हमें एस वेव्स कहीं भी डिटेक्ट नहीं होती. सो इफ वी नो कि अर्थक्वेक कहाँ हुआ है, देन वी कैन ईजिली फाइंड द शैडो जोन ऑफ द अर्थक्वेक. नाउ वी विल सी 5 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक. एज अ नेम सजेस्ट ये अर्थक्वेक होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं एंड रॉक्स जब फॉल्ट लाइन के अलोंग मूव करती हैं. दूसरा है वॉल्केनिक अर्थक्वेक. ये अर्थक्वेक मैग्मा और वॉल्केनिक गैसेस की मूवमेंट की वजह से होता है. ये उन एरियाज में होता है जहाँ एक्टिव वॉल्केनोज हों.
तीसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक। ये उन एरियाज में होता है जहाँ बहुत इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी होती है एंड ऐसे में जब अंडरग्राउंड माइंस की रूफ ही कोलैप्स हो जाए एंड इसकी वजह से जब ग्राउंड शेक होगा तो ये होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। फोर्थ इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एज अ नेम शोज, जब कहीं एक्सप्लोजन होता है यानी न्यूक्लियर या केमिकल एक्सप्लोजन, ऐसे में जब अर्थक्वेक होता है तो इसको हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। फिफ्थ इज रिजर्वॉयर इंड्यूस अर्थक्वेक। जब डैम या फिर कोई रिजर्वॉयर जिसमें बहुत सारा पानी हो, ऐसे में विद पैसेज ऑफ टाइम इस पानी के नीचे जो रॉक्स हैं उनमें प्रेशर बिल्ड होने लगता है एंड इसकी वजह से होता है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मेजर करने के लिए 2 स्केल यूज़ करते हैं, रिक्टर स्केल एंड मर्कली स्केल। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करता है एंड मर्कली स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करता है। सो डिफरेंस क्या है दोनों में? रिक्टर स्केल ये मेजर करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है अर्थक्वेक के सोर्स पे। इट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 0 to 10 एंड हर एक नंबर बढ़ना मतलब 32 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। तो जितना ज़्यादा नंबर है मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। मर्कली स्केल ऑन द अदर हैंड मेजर करता है कि कितना डैमेज या इफेक्ट लोगों को फील हुआ है अर्थक्वेक का। सो ये एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट है एंड लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर लोकेशन अर्थक्वेक के पास की जगह की होगी तो वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका स्केल रेंज करता है बिटवीन 1 to 12। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। सबसे पहला तो ग्राउंड शेकिंग, एज इन द अर्थ लिटरली शेक्स, जिससे बिल्डिंग्स में क्रैक आ जाते हैं या फिर वो गिर जाती है। सेकेंड इज डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट ग्राउंड का ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से सरफेस बहुत अनइवन सी हो जाती है। थर्ड इज लैंड स्लाइड्स एंड मड स्लाइड्स। जब स्लोप वाले एरियाज के पास अर्थक्वेक आता है तो वहाँ लैंड स्लाइड या मड स्लाइड हो जाते हैं। सॉइल लिक्विफैक्शन। सो नॉर्मली जो सॉइल होता है दैट इज मेड ऑफ सॉलिड ग्रेन्स एंड बीच में जो जगह होती है दैट इज फिल्ड विद वाटर या फिर एयर एंड इसी सॉइल के ऊपर ही बिल्डिंग एंड ऑल सब स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बट जब अर्थक्वेक आता है तब ये सॉइल के पार्टिकल्स का आपस में कॉन्टैक्ट कम हो जाता है एंड द वाटर प्रेशर बिल्ड्स अप एंड अगर प्रेशर ज़्यादा हाई होता है तो ग्राउंड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक लिक्विड एंड ऐसे में जो भी स्ट्रक्चर इस सॉइल के ऊपर बना होगा वो नीचे जाने लगेगा। नेक्स्ट चीज़ जो अर्थक्वेक की वजह से होती है दैट इज ग्राउंड लर्चिंग। जब अर्थक्वेक आता है देन द ग्राउंड जर्क्स आइदर साइडवेज और फॉरवर्ड। ये मूवमेंट को ग्राउंड लर्चिंग बोलते हैं। इसकी वजह से बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड वॉल्स टिल्ट हो सकती हैं, क्रैक हो सकती हैं या फिर गिर सकती हैं। सिक्स्थ इज एवलांच। स्नोई एरियाज में जब अर्थक्वेक आता है तो वहाँ स्नो स्लोप से नीचे आके तबाही मचा सकती है। सेवेंथ इज ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। एज अ नेम शोज इसमें ग्राउंड डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। एट्थ इज फ्लड फ्रॉम डैम्स एंड लेवी फेलियर्स। डैम इज अ वॉल built across a river to store water and levee is a wall built along a river to stop flooding। तो ऐसी एरियाज में जहाँ डैम या लेवी बने हुए हैं, यहाँ जब अर्थक्वेक आता है ज़्यादा इंटेंसिटी में तब ये इनको भी डैमेज करता है जिसकी वजह से यहाँ से पानी निकल जाता है बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एंड दैट कैन कॉज फ्लडिंग। नाइन्थ इज फायर। अर्थक्वेक की वजह से गैस लाइन ब्रेक हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स हो सकते हैं दैट कैन लीड टू फायर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल कोलैप्स यानी बिल्डिंग गिर सकती है। देन falling objects and 12th is tsunami. So as we have seen earthquake एक natural hazard है, इसकी वजह से heavy damage होता है life and property का। बट सब जगह earthquake नहीं आता, ये mostly इन जगह पे ही आता है। Also earthquake जिनकी magnitude 8+ हो ये काफ़ी rare होते हैं और साल में 1-2 बार ही आते हैं। छोटे earthquakes आते हैं but they are not that dangerous. Let's know more about the structure of the earth. The crust. ये हमारे अर्थ का आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है। ये सॉलिड नहीं है बल्कि इट्स वेरी ब्रिटल। इसकी थिकनेस वेरी करती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होता है और ओशियानिक क्रस्ट थिन। ओशियानिक क्रस्ट की मीन थिकनेस इज जस्ट अबाउट 5 किलोमीटर जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मीन थिकनेस इज 30 किलोमीटर। सो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर जहाँ माउंटेन रेंजेस होंगी वहाँ इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। इनफैक्ट हिमालयन रीजन में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस इज अबाउट 70 किलोमीटर। द मैंटल, क्रस्ट के नीचे वाली लेयर मैंटल होती है, जहाँ क्रस्ट खत्म होता है और मैंटल शुरू होता है दैट इज कॉल्ड मोहोस डिसकंटिन्यूटी। मैंटल की डेप्थ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। मैंटल की अपर लेयर को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड एस्थेनोस से आया है विच मीन्स विदाउट स्ट्रेंथ, यानी ये वाला एरिया इज़ वीक
इट एक्सटेंड्स रफली अराउंड 400 किलोमीटर। ये लेयर ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड, इन फैक्ट इट्स काइंड ऑफ लाइक पार्शियली मोल्टन, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ही मैग्मा प्रोड्यूस होता है। और जब उस मैग्मा को ऊपर जाने का रास्ता मिलता है तब होता है वॉल्केनिक इरप्शन। क्रस्ट को और मैंटल की अपर मोस्ट पार्ट को कहते हैं लिथोस्फियर। इसकी थिकनेस कैन रेंज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। कोर, जब साइंटिस्ट ने देखा कि 2900 किलोमीटर के बाद एस वेव्स डिसअपियर हो रही हैं, सो दे रियलाइज कि वहाँ सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड मटेरियल होगा। सो आउटर कोर इज लिक्विड। सिंस पी वेव्स कैन ट्रैवल इन लिक्विड मीडियम, तो वहाँ ये जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद पी वेव्स की स्पीड बढ़ जाती है। दिस मीन्स दैट इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मेटल स्क्वीज होके सॉलिड फॉर्म में है। कोर में हमें मिलते हैं वेरी हैवी मेटल्स, मोस्टली आयरन एंड निकल, इसलिए इसको नाइफे लेयर भी कहते हैं। सो आवर लास्ट टॉपिक इज वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। You must have seen volcanic eruptions की pictures and videos. Volcanic eruption में gases, ashes and molten rock निकलती है अर्थ की surface पर। As we have seen, ये मैग्मा निकलता है लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटल पोर्शन वाले एरिया से, एस्थेनोस्फीयर से, एंड ये मैग्मा स्टोर रहता है क्रस्ट एंड मैंटल के बीच वाले पोर्शन में, जिसको कि मैग्मा चेम्बर बोलते हैं। ये मैग्मा चेम्बर का साइज कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर्स टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। और जब मैग्मा चेम्बर में ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है तब रॉक्स पे प्रेशर डाल के ये मैग्मा कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड लावा। सो ये जो मटीरियल अर्थ की सर्फेस पे पहुंचा है दैट कैन इंक्लूड लावा फ्लोस, पायरोक्लास्टिक डेब्री यानी रॉक के फ्रेगमेंट्स, इसके अलावा वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश, डस्ट एंड बहुत सी गैसेस जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। So volcanoes can be active, dormant और extinct. Active volcanoes वो होते हैं जो last few hundred years में erupt हुए हैं, और dormant volcanoes वो होते हैं जो अभी तो इरप्ट नहीं हुए बट फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो हैं जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इरप्ट नहीं हुए हैं। नाउ लेट्स सी कि कितने तरह के वॉल्केनोज होते हैं। वॉल्केनोज कई तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे इरप्ट हुए हैं एंड उनका शेप कैसा है। फर्स्ट इज शील्ड वॉल्केनो। दीज आर द लार्जेस्ट वॉल्केनोज ऑन द अर्थ। ये ऐसे माउंटेन्स के जैसे टॉल नहीं होते बट दे कैन बी ह्यूज बिकॉज दे कवर अ लॉट ऑफ एरिया एज दे आर फॉर्म्ड ऑफ बसाल्ट, जो कि बहुत फ्लूइड एंड रनी लावा होता है। तो जब ये अर्थ की सरफेस पे आते हैं इट ईजिली स्प्रेड्स फार एंड वाइड एंड इट डजंट पाइल अप, जिसकी वजह से इस वॉल्केनो का स्लोप इज वेरी जेंटल एंड ये एक शील्ड के जैसे फ्लैट रहते हैं अर्थ की सरफेस पे, एंड हेंस द नेम शील्ड वॉल्केनो। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हवाईयन वॉल्केनोज। इनफैक्ट अभी रिसेंट में भी यहाँ पर लावा फाउंटेन निकल रहा है एंड दिस लावा फाउंटेन कैन रीच द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। स्कैरी। हाँ, जब ऐसे लावा फाउंटेन निकलता है तब इस लावा फाउंटेन की वजह से जो वॉल्केनो बनता है वो है सिंडर कोन। कंपोजिट वॉल्केनोज तब बनते हैं जब कूल एंड थिक लावा सरफेस पे आता है, एंड बिकॉज द लावा इज थिक तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता बल्कि वो वेंट के पास ही कूल होने लगता है, इसलिए ये वॉल्केनोज टॉल होते हैं, इनका स्लोप स्टीप होता है, एंड बिकॉज ये कूल एंड स्टिकी होते हैं इसलिए इन लावा से गैस ईजिली निकल नहीं पाती, इसलिए दे कैन बिकम एक्सप्लोजिव समटाइम्स। नेक्स्ट इज कैल्डेरा। ये वॉल्केनो एक बड़े से मैग्मा चेम्बर के ऊपर ही होता है, एंड व्हेन मैग्मा चेम्बर में बहुत ज़्यादा प्रेशर और गैस हो जाती है एंड व्हेन दिस प्रेशर बिल्ड्स अ लॉट, ये गैसेस एंड मैग्मा बहुत ही वायलेंटली एक्सप्लोड करता है एंड बहुत सारा मटेरियल बहुत ही कम टाइम में निकल जाता है। ऐसे में जो ग्राउंड है दैट कैन नॉट सपोर्ट द हैवी मटेरियल अबव इट, तो ये कोलैप्स हो जाता है इनवर्ट, जिससे कि क्रेटर जैसा डिप्रेशन बन जाता है एंड दैट इज कॉल्ड कैल्डेरा। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, दीज आर फॉर्म जब लावा फ्लो करता है फ्रॉम लॉन्ग क्रैक्स इन दी अर्थ एंड दिस लावा इज़ वेरी फ्लूइड, जिसकी वजह से ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैल जाता है, एंड जब कई साल तक इरप्शन होता रहता है तो ये जो लावा की लेयर है ये थिक होती जाती है एंड दिस फॉर्म्स प्लेटो, एंड ऐसे ही बना है इंडिया का डेक्कन ट्रैप्स। ओरिजिनली इसका एरिया और भी बड़ा था। नेक्स्ट है मिड ओशियानिक रिजेस। एज अ नेम शोज ये वॉल्केनोज हमें ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं अलोंग मिड ओशन रिजेस। ये मिड ओशन रिज वो एरिया है जहाँ पे ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं एंड इसकी जगह लेने के लिए मोल्टन रॉक्स आ जाती हैं एंड वोला वॉल्केनिक इरप्शन।
सो वोल्केनोज बहुत ही अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म बनाते हैं। जब लावा अर्थ की सरफेस पर आके कूल होता है और सॉलिडिफाई होता है तब वो बनाता है इग्नियस रॉक। सो अगर ये लावा अर्थ की सरफेस पर सॉलिडिफाई होता है तब ये बनाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिनको कि वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। बट अगर ये लावा अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया तब ये बनाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसको प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। तो हम इनके बारे में देखेंगे। बैथोलिथ एक बहुत बड़ा मास होता है इग्नियस रॉक का। ये तब बनता है जब मैग्मा चेम्बर में से कुछ पार्ट ही सॉलिडिफाई हो जाए, जो अंदर ही अंदर क्रस्ट के डीप पार्ट में कूल हो जाए। ये सरफेस पर तुरंत दिखाई नहीं देते क्योंकि ऊपर वाली लेयर्स इसको कवर करती हैं। सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब इरोजन जैसे हवा, पानी, वेदरिंग और कभी कभी अपलिफ्टमेंट की वजह से भी ये रॉक्स ऊपर आ जाती हैं, तब हमें बैथोलिथ्स दिखाई देते हैं अर्थ की सरफेस पे। ये यूजुअली ग्रेनाइट टाइप के रॉक से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है लैकोलिथ। लैकोलिथ एक डोम शेप्ड इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी होती है। ये क्रस्ट के अंदर बना होता है, लेकिन बैथोलिथ की तरह इतना बड़ा नहीं होता। इसका बेस फ्लैट होता है और ऊपर की तरफ डोम की शेप ले लेता है। ये एक पाइप लाइक कॉन्ड्यूट से मैग्मा चेम्बर से कनेक्टेड होता है। इंडिया का कर्नाटका प्लेटो में जो डोम शेप्ड ग्रेनाइट हिल्स हैं, ये पैथोलिथ या लैकोलिथ के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्स। जब मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है पर बीच में हॉरिजॉन्टल वीक प्लेन मिल जाता है तो वो वहां रुक जाता है और साइड में स्प्रेड हो जाता है। अगर ये मैग्मा सॉसर जैसी शेप ले ले जो कॉन्केव हो तो इसे लैपोलिथ कहते हैं। जब रॉक्स फोल्ड होते हैं जैसे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन बनते हैं तो उन फोल्ड्स के अंदर भी मैग्मा घुस जाता है। अगर मैग्मा सिंक्लाइन के बेस में या एंटीक्लाइन के टॉप में जम जाए और एक वेवी लेंस लाइक मास बन जाए तो उसे फैकोलिथ बोलते हैं। ये एक पाइप या कॉन्ड्यूट से नीचे के चेम्बर से कनेक्टेड रहता है। कभी कभी क्या होता है, मैग्मा क्रैक के थ्रू घुसकर हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाता है और पैरेलल लेयर्स बना लेता है। अगर ये बॉडी पतली हो तो इसे शीट बोलते हैं, अगर ये थिक होगी तो इसे सिल बोलते हैं। डाइक्स, जब मैग्मा जमीन के अंदर के क्रैक्स और फिशर्स में घुस जाता है और फिर वहीं सॉलिडिफाई हो जाता है तो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको ही डाइक कहते हैं। डाइक हमेशा वर्टिकल या नियर वर्टिकल होता है। इट लुक्स लाइक अ स्टोन वॉल कटिंग अक्रॉस रॉक लेयर्स। वेस्टर्न महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप्स एरिया में बहुत सारे डाइक्स मिले हैं। यही डाइक्स एक तरह के फीडर्स थे जिनके थ्रू लावा सरफेस तक आया और डेक्कन ट्रैप्स का मैसिव लावा फ्लो बने। And with this, it's the end of the video. Tell me आपको ये वीडियो कैसा लगा in the comments below. And if you have any questions तो वो भी बता सकते हो. All the best for exam. Take care. Bye.